हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2 से। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 2 में से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रियाएँ एवं उनका उदाहरण। ये होती क्या है? योगात्मक अभिक्रिया वी अभिक्रिया होती है जिनमें दो पदार्थ होते हैं, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये कैप है, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया। ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? एक पेन का। इन दोनों ने आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? एक पेन का। क्या था? ये कोई अलग पदार्थ था, ये कोई अलग पदार्थ था। ये दोनों आपस में मिले और एक पेन का निर्माण हो गया। इसे हम बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक भाषा में हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 बराबर क्या हो गया? H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर मिलकर क्या बनाती है? पानी, H2O वाटर, जल। इसे संतुलित कर लीजिए, दो। इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अभी हमने आपको क्या बताया? योगात्मक अभिक्रिया में क्या था? दो वस्तुओं का एक बन रहा था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल इसका उल्टा है। मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसके दो बन जाते। जैसे ये पेन थी, हमने योगात्मक में क्या बताया? दो थे, एक बन गया। लेकिन वियोजन में क्या है? मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसकी अभिक्रिया हुई और यह दो भागों में बट गया, या फिर यह तीन भागों में बट गया, या फिर चार भागों में बट गया। मतलब कि दो या दो से अधिक भागों में बटना वियोजन कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका रासायनिक भाषा में हम इसको कैसे समझेंगे? रासायनिक भाषा में हम इसको कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके कोई यौगिक अपने अवयवों तत्वों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है CaCO3, ये बन गया CaO प्लस CO2, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब उसमें अपघटन किया गया तो उससे क्या बना? भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक के एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाता है। कहना क्या चाहता है? देखिए, जैसे हम मान लीजिए ये कोई परमाणु है और ये परमाणु है। ये परमाणु का समूह अभिक्रिया के पश्चात इस परमाणु के साथ जाकर जुड़ गया, तो इसे बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात देखिए, पहले हमने क्या बताया था? ये अकेला था, इसके पास कोई कैप वैप मतलब नहीं था, समझिए इसको। और फिर हमने इसको अभिक्रिया कराई, अर्थात लिए दे जैसे भी करा, इसके पास भी कैप आ गया। तो जो इस कैप की जगह थी वो तो चेंज हो गई। पहले कैप यहाँ पे था, अब कैप यहाँ पर आ गया, इसकी जगह चेंज हो गई। मतलब परमाणु के स्थान में बदलाव हो गया, परमाणु के स्थान में बदलाव हो गया। ऐसे ही हम इसको रासायनिक भाषा में समझते हैं। जब एक परमाणु के स्थान पर अन्य परमाणु का स्थान आकर जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण से शायद आपको जल्दी समझ में आए। ये Zn जिंक प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। हमने आपको क्या बताया? परमाणु अपना स्थान बदल लेता है। यहाँ पर Zn के पास कुछ तो नहीं है, सिर्फ Zn जिंक अकेला है। यहाँ पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। लेकिन अभिक्रिया रिएक्शन के बाद Zn के साथ SO4 जाकर जुड़ गया Zn के साथ, और Cu रह गया अकेला। ऐसे ही परमाणु के स्थान में बदलाव होने की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि परमाणु सिर्फ एक ही परमाणु का इधर से उधर होता था, लेकिन इसमें दोनों ही बदल जा। आप उदाहरण समझिए। जैसे हमें दे दिया BaCl2 बोरियम क्लोराइड,
BaCl2 बोरियम क्लोराइड दे दिया और Na2SO4 सोडियम सल्फेट दे दिया, इनकी अभिक्रिया कराई तो हमें प्राप्त क्या हुआ, Ba के साथ तो SO4 जुड़ गया, मतलब कि यहाँ तक तो भाई विस्थापन अभिक्रिया थी, लेकिन Na के साथ Cl जाकर जुड़ गया तो ये बनेगी द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन। समझिए यहाँ पर तो एक बार विस्थापन हुआ, Ba के साथ SO4 जाकर जुड़ा, यहाँ पर तो एक बार विस्थापन हुआ, लेकिन फिर Na के साथ जाकर Cl जुड़ा, यहाँ पर 2 बार विस्थापन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती क्या है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होती है जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो, अर्थात ऊष्मा बाहर निकल जाए। जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल जाए तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोल रहे हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिए, हमें बोल दिया कि C+O2 मिले क्या बन गया, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या लिख दी, ऊष्मा। ये आपको लैब में ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गई ऊष्माक्षेपी। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या था, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, मतलब बाहर निकल नहीं, ऊष्मा मुक्त हो रही थी, उत्सर्जित बाहर निकल रही थी। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या है, ऊष्मा अवशोषित हो, ऊष्मा ग्रहण की जा। ऊष्माक्षेपी में तो बाहर लिख रहा है, ऊष्माशोषी में ग्रहण की जा, अंदर हो गए। अब बात करते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये मान लीजिए कि बोर्ड में आ गई, ये आएगी। यह अभिक्रिया होती क्या है, अम्ल तथा अक्षार, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में अभिक्रिया, जब हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल और अक्षार के बीच, तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जब लवण तथा जल बनना उदासीनीकरण कहलाता है। अर्थात अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में रासायनिक अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना ही उदासीनीकरण कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा उपचयन की। ऑक्सीकरण तथा उपचयन। ऑक्सीकरण उपचयन होता क्या है। ऑक्सीकरण समझिए, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर H परमाणु का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना। किसी परमाणु में या तो O2 जुड़ती हो, किसी परमाणु में या तो ऑक्सीजन जुड़ती हो या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलती हो, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन घट रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, वहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं अपचयन तथा अवकरण। अपचयन क्या है, इसका उल्टा बिल्कुल। पहले के ऑक्सीकरण में क्या था कि ऑक्सीजन तो रही थी जुड़ और हाइड्रोजन रही थी घट, लेकिन अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण तो जाएगी घट, मतलब ऑक्सीजन तो जाएगी घट और हाइड्रोजन जाएगी जुड़। इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नहीं, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण और इसे बोलते हैं अपचयन। क्लियर। हाँ, जहाँ तक आप घबराइए मत, हम आपको बिल्कुल ऐसी तैयार करा देंगे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार रिवाइज सा करना होगा। अब बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण होता क्या है। संक्षारण समझिए, जब आपके घर में गेट लगा है, सबके घर में लोहे के गेट लगे हैं, मान लीजिए किसी घर में नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप किसी और का देखिए लोहे का गेट है, बारिश का मौसम है, बारिश पड़ रही है और हवाएं चल रही है, तो वह नमी में आ गया, गेट नमी में आ गया, गिल्ला हो गया, तो जब वह नमी में आता है तो धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जब उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो उस अभिक्रिया को ही संक्षारण बोलते हैं। मतलब कि लोहे पर जंग लगना, इसका उदाहरण मान लीजिए, लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु नमी के संपर्क में आकर खराब होनी शुरू हो जाए तो वह संक्षारण कहलाती है। अब ऐसे ही बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होती है, जब आप बाज़ार में जाते हो और कुछ खाने युक्त तेल युक्त सामान लेकर आते हो तेल युक्त लेकर आते हो और उसे फ्रिज में नहीं रखते, 2-3 दिन ऐसे बाहर रखते हैं, तो आप देखते हैं उसमें गंध आने लगती है, वह भी बहुत बुरी गंध आने लगती है और वह खाने लायक भी नहीं, अशुद्ध हो जाता है। उसमें वह गंध इतनी बुरी हो जाती है कि आप उसको सूंघ भी नहीं सकते।
वो किस वजह से हुई? वो हुई विकृत गंधिता की वजह से। और उसके स्वाद में किसकी वजह से परिवर्तन हुआ? विकृत गंधिता की वजह से परिवर्तन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मीथेन के दहन की। मीथेन के दहन की अभिक्रिया यह आपको ज़रूर याद कर जानी है। ये मान लीजिए लिख रहा है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अब दूसरी अभिक्रिया है जल के निर्माण के लिए संयोजन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जल के निर्माण के लिए संयोजन अभिक्रिया। ये आपको एनसीईआरटी आपकी बुक में एनसीईआरटी खोलेगा, उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब बात करता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी बुक में 100% मिलेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ, वायु में जलाने से पहले ऑक्सीजन रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद परत जम जाती है, जो उसको जलने में दिक्कत कर दिया, और उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। अपनी भाषा में पढ़ना है क्वेश्चन। हम आपको ये बताएंगे कि आप बोर्ड में भी चीज़ों को समझकर उनको अपनी भाषा में उत्तर दीजिए और बिल्कुल सटीक उत्तर दीजिए। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ये 100% इसमें बोर्ड में से आता है, ये तो ज़रूर ही आएगा, ये तो मान लीजिए आ गया। बस इसे बिल्कुल तैयार करके जाए। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कैसे इन्हें संतुलित करें। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा बोल रहा है। इसे बनाने की विधि और इसके उपयोग, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार करके जानी चाहिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक उसमें क्या है, रसायन विज्ञान में जैसे ऐसे ही सोडियम विरंजक चूर्ण क्या हो? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसे बनाने की विधि, रासायनिक नाम और इसके उपयोग 100% याद कर जाइएगा। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे खाने का सोडा बोलते हैं। इसकी विधि, उपयोग व इसका रासायनिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ। रासायनिक नाम इनके 100% याद कर जाइएगा। ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, बोल देते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर किसी रासायनिक नाम देकर बोल देते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, या विरंजक चूर्ण, कुछ भी दे सकता है घुमा फिरा कर। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर इतना हार्ड नहीं होता, वो सिर्फ बच्चे का ये देखते हैं कि इससे आता कितना है, सिर्फ यही देखा जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, धावन सोडा। धावन सोडे की विधि व उपयोग और रासायनिक नाम मैंने जब करा, जैसे आपको बता दिया, सब कुछ याद करके जाने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो अभी उठो और याद कर लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की विधि, इसका नाम, रासायनिक नाम और उसके 2 उपयोग। आपको जितने मैंने ये बताए इनके सबके 2 उपयोग याद करके जाइएगा। अगर आपने ये कर लीजिए तो मान लीजिए आपके केमिस्ट्री में चैप्टर 1-2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर 3 और 4 के बारे में बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको ये बताए हैं। कृपया करके आप इन्हें तैयार कीजिए और बिल्कुल याद कर लिए जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने ये तैयार कर लीजिए तो मान लीजिए साइंस में 100 में से 90-95 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी।